हाय फ्रेंड्स, स्वागत है अपने YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट में। आज अपन इस वीडियो में भारत का संवैधानिक इतिहास में महत्वपूर्ण अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने काफी अधिनियमों के बारे में बता दिया था, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को आया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को आया था, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम और उसके बाद जो 2-3 एक्ट और रह गए थे उनके बारे में हमने डिस्कस नहीं किया। लेकिन जो 1909 का भारत शासन अधिनियम है, इसे 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते। लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट हमें एक नई दिशा देते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए पॉइंटों के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये जो मैंने कंटेंट उठाकर लाया हूँ, ये लक्ष्मीकांत बुक, जो पॉलिटिकल साइंस की सबसे महत्वपूर्ण बुक मानी जाती है। पहला पॉइंट लिखेंगे अपन भूमिका, क्योंकि किसी भी टॉपिक की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। भूमिका इसमें अपन ये लिखेंगे सर्वप्रथम कि इस अधिनियम को किस नाम से जाना जाता है, वो प्रसिद्ध है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जाना जाता है, यानी मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। यानी 1909 का भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि ये जो मार्ले मिंटो सुधार है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। और पहला जो मार्ले है और दूसरा मिंटो, ये 2 व्यक्तियों के नाम है। उस समय के 2 प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनके आधार पर ही इस एक्ट को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो अपन इन दोनों का नाम भी पढ़ लेते हैं। इनका नाम था लॉर्ड मार्ले। और जो इनके पास में उस समय पद था, इनके पास में उस समय जो पद था वो था, यानी अपन बोल सकते हैं पद इनके पास में था इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, यानी जो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें एक नया पद जोड़ा गया था, भारत के राज्य सचिव। तो ये जो राज्य सचिव है, उस पद पर लॉर्ड मार्ले, उस पद पर जो इंग्लैंड में जो संसद थी उसमें कार्यरत थे, भारत के राज्य सचिव थे। अब ये जो दूसरा नाम है हमारे पास में, दूसरा नाम लॉर्ड मिंटो, यानी इनके पास में क्या काम था वो देख लेते हैं। इनके पास में जो पद था, काम बोलते हैं पद बोल, तो इनके पास में जो पद था वो उस समय प्रचलित था भारत का वायसराय। यानी ये पद उस समय लॉर्ड मिंटो के पास में था। यानी उस समय इनको, अगर यदि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि 1909 का भारत शासन अधिनियम के समय लॉर्ड मिंटो किस पद पर आसीन थे, या ऐसे पूछ ले कि उस समय भारत का वायसराय कौन था, तो आप बताओगे लॉर्ड मिंटो वायसराय के पद पर आसीन थे। एक बात और बता देता हूं कि जो वायसराय का जो पद आया था वो 1800
58 का जो भारत शासन अधिनियम आया था उस समय ये आया था। पहले 1858 के पहले इसे इस पद का जो नाम था वो गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल यानी गवर्नर जनरल था। लेकिन जो 1858 का जो अधिनियम आया था, इस अधिनियम का नाम बदलकर भारत का वाइसराय कर दिया गया था। उस समय लॉर्ड मिंटो भारत का वाइसराय था। तो बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं आपके पास में। यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि 1909 के भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव के रूप में कौन कार्यरत थे, तो आप बताओगे लॉर्ड मार्ले। सॉरी, यहां पर मैंने गलती कर दी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। हाँ, ये आएगा यहां पर मार्ले मिंटो, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, सॉरी। तो लॉर्ड मार्ले उस समय के भारत के राज्य सचिव थे। तो ये इसकी प्रमुख भूमिका थी। इसके बाद में अपन जो इसकी विशेषता है वो पढ़ेंगे। आखिरकार इसकी विशेषता क्या है, तो लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार इस अधिनियम का दूसरा नाम है। अब इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि इनकी विशेषताएं क्या थी। तो अधिनियम की विशेषताएं, यानी एक एक करके हम इनकी विशेषताओं के बारे में जिक्र करेंगे। इनकी विशेषताओं के बारे में बहुत सारी विशेषता देखेंगे। तो सबसे पहली जो विशेषता है इसकी, एक नंबर मैं इसमें डाल देता हूं कि उस समय दो संस्थाएं प्रचलित थी, दो स्तरों पर, केंद्र और प्रांतीय स्तर पर। तो केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, और जो दूसरी संस्था प्रचलित थी, पहली तो ये हो गई, दूसरी जो संस्था प्रचलित थी हमारे पास में प्रांतीय विधान परिषद। ये दो संस्थाएं प्रचलित थी। और उस समय क्या किया गया था, जब ये एक्ट आया था उस समय इनके आकार में वृद्धि कर दी गई। आकार में वृद्धि कर दी गई। और आकार में वृद्धि किस प्रकार की गई, ये जो केंद्रीय विधान परिषद है, यानी केंद्रीय विधान परिषद की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। यानी 16 से 60 केंद्रीय विधान परिषद की संख्या इस अधिनियम में कर दी गई थी। और जो दूसरी जो हमारे पास में पॉइंट है, यानी प्रांतीय विधान परिषद की संख्या एक समान नहीं थी। यानी इसका सीधा सा अर्थ है कि इनकी संख्या एक समान नहीं थी। इसका मतलब यह है कि हमें कोई ज्ञात नहीं कितनी संख्या थी कितनी नहीं थी, लेकिन इसकी तरह स्थायी नहीं थी। केंद्रीय विधान परिषद की तरह ये बिल्कुल स्थायी नहीं थी। तो एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं इसके बारे में कि इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता पहली है कि उस समय दो स्तरों पर प्रमुख संस्थाएं प्रचलित थी। पहली थी केंद्रीय विधान परिषद और दूसरी प्रांतीय विधान परिषद।
इन दोनों के आकार में वृद्धि कर दी गई, यानी दोनों के आकार को बढ़ा दिया गया इस अधिनियम में। और क्या चेंज किया गया इसमें, क्या परिवर्तन किया गया, क्या परिवर्तन किया गया इस एक्ट में, यानी केंद्रीय विधान परिषद की संख्या बढ़ाकर 16 से 60 कर दी गई। यानी पहले 1909 का भारत शासन अधिनियम आया था, उस समय उससे पहले इसकी संख्या 16 थी, लेकिन इस अधिनियम के आने के बाद में 60 कर दी गई। और यदि प्रांतीय विधान परिषद की बात की जाए तो इनकी संख्या असमान थी, यानी कोई पता नहीं था कि कितनी क्या संख्या है, ये इसमें पता नहीं था। लेकिन ये स्थायी है, यानी भाई 60 सदस्य हो गए, लेकिन इसमें कोई पता नहीं है हमारे को कि कितनी इसकी संख्या थी कितनी नहीं थी। तो अपन जो अगली जो विशेषता है उसके बारे में देख लेते हैं। जो दूसरी विशेषता है, इस अधिनियम में एक विशेष परिवर्तन किया गया था। पहली बार भारतीय को वायसराय प्लस, यहां पे लिख देता हूं मैं, प्लस गवर्नर की कार्य परिषद में एक नया पद आया था यहां पर। वो पद था एसोसिएशन, एक नया पद आया था। और इस पद में कहने का मतलब है कि इस अधिनियम में पहली बार किसी भारतीय को भी, यानी भारतीयों को भी अब पदों में लिया जाने लगा, यानी भारतीयों को भी गवर्नर की कार्य परिषद और वायसराय की कार्य परिषद में एक नया पद आया था एसोसिएशन, उसमें भारतीयों को भी लिया जाने लगा। लेकिन वह भारतीय कौन था जो सबसे पहले इस पद पर आया था, तो उनका नाम भी लिख लीजिए। यानी इस पद पर सबसे पहले कौन आया था, उनका नाम है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये इनको सबसे पहले, यानी पहले भारतीय थे जिनको वायसराय की कार्यपालिका का सदस्य बनाया गया था। यानी दोबारा से रिपीट कर देता हूं मैं कि इस अधिनियम में पहली बार भारतीय को भी गवर्नर की कार्य परिषद थी और वायसराय की उस समय कार्य परिषद थी, उसमें एक नया पद आया था एसोसिएशन। उस पद में भारतीयों को भी पहली बार रखा जाने लगा, यानी उन पे काम करने का मौका भारतीयों को मिलने लगा। प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इनको वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद है उसका सदस्य बनाया गया था। तो यदि आपके पास में एक क्वेश्चन आ जाए कि 1909 का भारत शासन अधिनियम, उसमें वह भारतीय कौन था जिसको वायसराय की कार्यपालिका परिषद में सदस्यता प्राप्त की थी, तो आपको लिखना है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसके बाद में अपन तीसरी विशेषता देखते हैं।
तीसरी विशेषता देखेंगे, जो तीसरी विशेषता हमारे पास में वो ये है कि इस अधिनियम में केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद यानी केंद्रीय और विधान परिषद में चर्चा का आकार बढ़ा दिया गया, यानी चर्चा का आकार बढ़ा दिया गया। और उस आकार में चर्चा किस पर की जाती थी? पहला, बजट पर पूरक प्रश्न पूछना। दूसरा, बजट की संकल्प रखना, यानी आप की जगह पर कर दो, बजट पर संकल्प रखना। ये दो कार्य इसमें किए गए थे साफ तौर पर। यानी दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि उस समय जो तीसरी विशेषता है, उस समय केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद प्रचलित थी और इन दोनों संस्थाओं में जो चर्चा की जाती थी उस चर्चा का आकार बढ़ा दिया गया, यानी उसमें काफी सारा चेंज ला दिया गया। जिसमें सबसे पहले चर्चा किस पर की जाती थी? बजट पर पूरक प्रश्न पूछना, यानी प्रश्न एक दूसरे को पूछा जा सकता है, ये परिवर्तन ला दिया। दूसरा, बजट पर संकल्प रखना, यानी ये बजट हमें अच्छा लगा बुरा लगा उसके बारे में खुलकर बताना, ये इस अधिनियम में आया था। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पर जो प्रश्न पूछे जाते थे, यानी जो इन संस्थाओं में चर्चा के द्वारा जो वायसराय को प्रश्न पूछे जाते थे, उन पर वायसराय जवाब दे या न दे उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो यहां पर लिखेंगे अपन कि प्रश्नों पर वायसराय उत्तर दे या ना दे उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यानी मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि आपको उस समय माइंड में एक्यूरेट बैठ जाए। तो केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद, यानी इन दोनों स्तरों पर जो चर्चा की जाती थी उसके आकार को यहाँ पर पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया। और क्या चेंज लाया गया? बजट पर पूरक प्रश्न पूछना, एक दूसरे का बजट पर संकल्प रखना, यानी आपको सही पसंद आया है या नहीं है। इसमें अपन को एक और जोड़ दिया गया है कि इन प्रश्नों के उत्तर वायसराय दे या न दे, वायसराय दे या न दे उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो उत्तर दे तो ठीक, नहीं दे तो ठीक, वो उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद में चौथी जो विशेषता है वो वेरी इंपॉर्टेंट विशेषता है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था इसमें की गई थी, जो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता मानी जा सकती है। तो इसकी तीसरी विशेषता चौथी विशेषता ये थी कि पहली बार
इस अधिनियम में निर्वाचन के क्षेत्र में निर्वाचन क्षेत्र यानी पहली बार इस अधिनियम में यानी 1909 का भारत शासन अधिनियम में निर्वाचन के क्षेत्र में एक नया प्रावधान जोड़ा गया। निर्वाचन के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लिए मुस्लिम समुदाय के लिए एक नया प्रावधान आया था और वो प्रावधान था सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ क्या होता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का अर्थ, इसका जो प्रमुख अर्थ होता है वो ये है कि जो मुस्लिम समुदाय है वो मुस्लिम उम्मीदवार को ही वोट डाल सकता था। वो ही सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है और कुछ भी नहीं है। तो मुस्लिम समुदाय के नागरिक मुस्लिम उम्मीदवार यानी जो वोटों में खड़ा हो रहा है उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे। इसके अलावा वो वोट नहीं डाल सकते थे। तो दोबारा समझा देता हूं कि जो चौथी विशेषता है इसमें कि पहली बार इस अधिनियम में निर्वाचन के क्षेत्र में मुस्लिम जो समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान रखा गया था। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो अर्थ है वो मुस्लिम समुदाय के जो नागरिक हैं वो अपने समुदाय के जो उम्मीदवार है, जो वोटों में खड़ा हो रहा है, उसको ही वोट डाल सकते थे। अन्य किसी समुदाय के उम्मीदवार को वो वोट नहीं डाल सकते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बात है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन था? तो अपन लिखेंगे लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे 1909 के भारत शासन अधिनियम के समय, तो आप बताओगे लॉर्ड मिंटो। और उस समय ये वायसराय भी थे, भारत के वायसराय भी लॉर्ड मिंटो ही थे। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठ सकता है कि मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अधिनियम में आया था? तो आपको स्पष्ट तरीके से बताना है कि ये जो अधिनियम आया था वो 1909 का भारत शासन अधिनियम था, उसी में ये अधिनियम आया था। अपन अब पांचवी विशेषता पढ़ेंगे। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगली जो विशेषता है हमारे पास में वो ये है पांचवी विशेषता, यानी प्रेसिडेंसी
प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन प्लस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस प्लस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इनके जो विश्वविद्यालय थे, विद्यालय प्लस जमींदारों के लिए एक नया प्रावधान आया था, वो था सांप्रदायिक प्रावधान आया था। तो लास्ट विशेषता है, एक बार फिर से देख लो कि प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशंस और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए सांप्रदायिकता का प्रावधान भी इसी एक्ट में आया था। तो फ्रेंड्स, हमने 1909 का भारत शासन अधिनियम पूरा कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।